ये 3 नए कानून आ रहे हैं, ये पब्लिक के लिए कितने फायदेमंद हैं और क्या है ये 3 कानून? बहुत सारे अपराधी होते हैं, सालों साल अपनी संपत्ति बनाते हैं। यदि पुलिस को ये क्लियर हो गया कि ये इन्होंने क्राइम से अर्जित की गई है, तो उस संपत्ति को पूरी को हम अटैचमेंट कर सकते हैं। शादी के नाम पर झांसा देना या रेप कर दिया या नौकरी के नाम पर दिया, 5-7 साल दोनों इकट्ठे रहते हैं और उसके बाद रेप का मामला दर्ज हो या जाता है। कोई अपनी पहचान छुपा के किसी से शादी कर लेता है, या फिर नौकरी का झांसा दे के। तो इस तरह के केसेस को डील करने के लिए एक नया प्रावधान डाला गया है इसमें। कोई अपराधी अपराध करके विदेश चला जाता है, उसको लाने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इस कानून में वो भी प्रावधान किया गया है। ये तारीख से तारीख चल के वो सालों साल जो ट्रायल चलती रहती थी, इससे मुझे लगता है कि जो आम नागरिकों को बहुत ही फायदे मिलेंगे और उनके लिए बड़ा ही लाभदायक रहेगा। 1 जुलाई से 3 नए कानून जो है नए आ रहे हैं, उनमें संशोधन हुआ है और क्या है वो कानून, इसके बारे में बातचीत करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि पुलिस की कुछ पावर घटाई गई है और कुछ पावर बढ़ाई गई है। इस पर बातचीत करने के लिए एसपी पानीपत मेरे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। सर, ये 3 नए कानून आ रहे हैं, ये पब्लिक के लिए कितने फ़ायदेमंद हैं और क्या है ये 3 कानून, थोड़ा सा बताएँ। देखिए, ये जो 3 जो हमारे पुराने कानून थे, जो मुख्यतः सारे जो हमारे क्रिमिनल केसेस हैं, लगभग क्रिमिनल केसेस में जो डील करने के लिए बने हुए थे, उसमें से इंडियन पीनल एक्ट जो 1860 का बना हुआ है, CRPC जिसको बोलते हैं क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, वो 1972 का है, और उसके अलावा इंडियन एविडेंस एक्ट। तो ये तीनों एक्ट है, इनमें अब बदलाव करके नए कानून 3 बनाए गए हैं, जिसमें BNS भारतीय न्याय संहिता, BNSS जिसको भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, और एक भारतीय साक्ष्य अधिनियम। तो ये 3 नए एक्ट बनाए गए हैं जो कि 1 जुलाई से लागू हो जाएंगे। जैसे आपने बताया कि इसमें पुलिस की कुछ पावर्स में कमी की गई है, कमी तो मैं नहीं कहूँगा, परंतु इसमें ऐसा कहा जा सकता है कि नागरिकों की सुरक्षा, नागरिकों के लिए को न्याय दिलाने की प्रक्रिया और नागरिकों की सुविधाओं को देखते हुए इन कानूनों में बदलाव किए गए हैं। जैसा आपको पता है कि सबसे पहला कार्य होता है कि कोई भी कंप्लेंट यदि पुलिस स्टेशन में आती है, तो उस कंप्लेंट की जांच करने के पश्चात उसमें FIR दर्ज की जाती है। तो FIR की प्रक्रिया सेम रहेगी, सेक्शंस बदले हैं, परंतु उसमें सबसे बड़ा बदलाव एक ये भी किया गया है कि इसमें अब एक नया प्रावधान EFIR का भी इस कोड में डाला गया है, जिसके अनुसार यदि कोई व्यक्ति इलेक्ट्रॉनिकली ईमेल के माध्यम से या किसी अन्य माध्यम से यदि कंप्लेंट देता है, तो उसको भी FIR के तौर पे रजिस्टर किया जा सकता है। परंतु इसमें एक ये बात जानने योग्य है कि उसको व्यक्ति को 3 दिन के अंदर पुलिस स्टेशन में आके उस कंप्लेंट पे साइन करना आवश्यक है। तो इस तरह से FIR में भी जो नागरिक हैं उनको सुविधा दी गई है। FIR होने के पश्चात बहुत बार ऐसा होता था कि जो कंप्लेनेंट है, शिकायत करता है, उनको उसके केस में जो प्रोग्रेस है उसके बारे में पता नहीं रहता था। तो उसको प्रोग्रेस को बताने के लिए भी इस एक्ट में प्रावधान डाले गए हैं कि आपको 90 दिन के पश्चात जो भी केस का आपका जो प्रोग्रेस है, उसमें जो भी इन्वेस्टिगेशन हुआ है, उसके बारे में उन शिकायत करता है उनको उसकी सूचना देनी आवश्यक कर दी गई है। इसी तरह अरेस्ट के प्रोसीजर है वो लगभग सेम रहे हैं, उनमें कुछ बदलाव हैं। अरेस्ट में जैसे आप लोगों को पहले से भी पता है, एक सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शंस भी थी अरनेश कुमार का जजमेंट की, जिसमें यह था कि 7 साल से कम के सज़ा के जितने भी अपराध हैं, ऐसे अपराध जिनमें 7 साल से कम सज़ा हो, उन सभी केसेस में ऑटोमेटिकली अरेस्ट नहीं करना है। पुलिस को पहले अपना इन्वेस्टिगेशन के पश्चात ये सुनिश्चित करना है कि इसमें अरेस्ट आवश्यक है या नहीं, तभी उसको अरेस्ट करना है। अदरवाइज़ पुलिस को बिना अरेस्ट किए भी चालान दे सकती है, और कोर्ट में ट्रायल के पश्चात यदि कोर्ट उनको सज़ा सुनाती है तो उसमें सज़ा दी जा सकती है। परंतु इन एक्ट में अब एक नया ये प्रावधान किया गया है कि हर ऐसा केस जिसमें 7 साल से कम की सज़ा है, जिसमें मैक्सिमम अपराध कवर हो जाते हैं, लड़ाई झगड़े के 323 के, 506 के, 498 जैसे दहेज प्रताड़ना के, इस तरह के अपराध इसमें कवर होते हैं। इन केसेस में ऑटोमेटिक अरेस्ट नहीं कर रहा है। पुलिस अधिकारी को पहले ये सुनिश्चित करना होगा और रिटर्न में ये लिखना होगा, जस्टिफिकेशन देना पड़ेगा कि इसमें केस में इनको अरेस्ट करना आवश्यक क्यों है। 7 साल से ज़्यादा की सज़ा है उनमें तो पुलिस अरेस्ट कर सकती है, जिसमें भी सज़ा जैसे 302 है या 307 है, जो अभी के जो ये अपराध हैं। परंतु 7 साल से कम के सज़ा के अंदर पहले उसको कारण बताना पड़ेगा और उनको अरेस्ट करने की आवश्यकता नहीं है, उनको अरेस्ट के बिना भी चालान दिया जा सकता है। ऐसे छोटे मोटे मुकदमों के अंदर जो जनता है वो जिनको प्रताड़ना दी जा सकती है किसी दबाव में या कैसे भी, उन केसेस में उनको बड़ी राहत मिलेगी। इसके अलावा एक नया प्रावधान अरेस्ट के बारे में किया गया है कि हथकड़ी लगाने का।
जैसा आप देखते हैं कि हथकड़ी लगाने की प्रक्रिया अब लगभग बंद ही की जा चुकी है, और इसमें सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के पश्चात, क्योंकि हथकड़ी लगाना भी एक समाज में एक अलग संदेश देता है समाज में, लेकिन किसी शरीफ आदमी को यदि हथकड़ी ले जाएंगे तो उसकी बड़ी प्रताड़ना भी होती है और समाज में एक बेइज्जती भी होती है। परंतु इन नए कानूनों में ये प्रावधान किया है कि आप किसी भी व्यक्ति को, जो ऐसे व्यक्ति हैं जो जघन्य अपराध में सम्मिलित हैं या फिर पुलिस की कस्टडी से फरार हो गए हों, या फिर ऐसे अपराधी जो कुछ ऐसी कैटेगरी बनाई है जैसे कोई ऑर्गेनाइज्ड गैंग बनाते हैं, जो गैंगस्टर्स वगैरह होते हैं, उनके खिलाफ़, या इसके अलावा ऐसे अपराध हैं जैसे मर्डर है, रेप है, बच्चों के विरुद्ध अपराध है, क्राइम अगेंस्ट वीमेन है, या ऐसे अपराध जिसके अंदर हथियार, इलीगल हथियारों का यूज़ हुआ है, या फिर पॉक्सो के जो बच्चों के विरुद्ध जो अपराध है, या स्टेट के विरुद्ध अपराध है, जो देश के विरुद्ध जो अपराध होते हैं, इन अपराधों में हथकड़ी लगाने की भी अब अनुमति प्रदान कर दी गई है। इसमें बहुत बार ऐसा होता था कि पुलिस को समस्या भी आती थी, क्योंकि किसी भी एक अपराधी को ले जाने के लिए उसको बहुत सारी पुलिस की फ़ोर्स लगानी पड़ती थी हमें, उसकी सुरक्षा करने के लिए, कहीं भाग ना जाए। और बहुत बार आपने देखा भी होगी भागने की हमारे पास सूचनाएं भी काफ़ी आती है कि पुलिस कस्टडी से फ़रार हो गया। तो अब पुलिस बिल्कुल कस्टडी लगा के उन मुलजिमों को अदालत में पेश कर पाएगी और हमारे लिए एक सहूलियत भी रहेगी। इसी तरह चार्जशीट के बारे में और जो है अन्य प्रक्रिया में एक सबसे बड़ा जो प्रावधान अब इसमें किया गया है, जिसमें पुलिस की पावर, जैसे मैंने बताया, इन केसेस में तो बढ़ाई है, परंतु एक पुलिस पे जो कंट्रोल करने के लिए एक सबसे बड़ा इन्होंने जो प्रावधान डाला है वो सर्च का प्रावधान डाला है कि जैसे पुलिस किसी की तलाशी लेती है या फिर कोई अपराध में सम्मिलित हथियार है या फिर कोई ऐसी प्रॉपर्टी है जो सीज़ करते हैं हम लोग, उस केसेस में इसमें एक नया प्रावधान डाला गया है कि यदि पुलिस किसी घर की तलाशी लेती है या फिर कुछ रिकवरी करती है, जैसे कि किसी व्यक्ति को हम अरेस्ट करते हैं और वो बताता है कि मैंने जो हथियार है जिससे मैंने इस व्यक्ति की हत्या की है, वो हथियार मैंने अपने घर के इस कोने में छुपा के रखा हुआ है। तो पहले पुलिस के पास ऐसा होता था कि हम कागजी कार्रवाई करके भी वो हथियार को हम कागज़ों में जो है इस चीज़ को सीजर मेमो बना के सम्मिलित करके दिखाते थे, परंतु अब एक नया अच्छा प्रावधान कर दिया है जिसके बारे में पार्लियामेंट में भी उल्लेख हुआ है और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है वो भी बार बार उल्लेख करते हैं इसके बारे में कि हर ऐसी जो रिकवरी है, जो सर्च है, जो हथियार बरामद करने की प्रक्रिया है, उसकी वीडियोग्राफी करनी आवश्यक कर दी गई है। और वीडियोग्राफी करते हुए और उस हथियार को या ऐसी कोई चीज़ जो हमने सर्च की है या फिर कोई जैसे लूट के पैसे हैं या फिर किसी ने मोटरसाइकिल छीनी है तो मोटरसाइकिल कहाँ रखी हुई है, किसी ने चेन छीनी है तो चेन कहाँ से बरामद की, उस बरामदगी की प्रक्रिया की भी वीडियोग्राफी करनी आवश्यक कर दी है। और साथ में उस वीडियोग्राफी की प्रक्रिया को मजिस्ट्रेट को भी भेजना अनिवार्य कर दिया कि 48 घंटे के अंदर वो जो आपने सीज़र किया है, जिससे वो मजिस्ट्रेट को भी 48 घंटे में भेजना आवश्यक कर दिया गया है। इससे क्या होगा कि एक पुलिस की प्रक्रिया में भी सुधार आएगा। और दूसरा है, बहुत बार ये आरोप लगते हैं पुलिस पे कि पुलिस ने हथियार यहाँ से बरामद किया और दूसरी जगह से दिखा दिया, या फिर पुलिस ने अपने थाने में ही बैठ के सारी प्रक्रिया कर दी है। इस तरह की चीज़ों में जो व्यक्ति हैं, जो अपराधी होते हैं, या फिर जो किसी को हो सकता है किसी को गलत फंसाया गया हो, इस तरह की प्रक्रियाओं में काफ़ी कमी आएगी और ये पुलिस की अकाउंटेबिलिटी को बढ़ाएगा कि जिस तरह से आपने इन्वेस्टिगेशन किया है उसी तरह से आपको उसको दिखाना है। अभी एक सर गैंगस्टर, जैसे पेशेवर गैंगस्टर हैं, प्रॉपर्टी काफ़ी सारी बना लेते हैं, अर्जित कर लेते हैं, पूरा गैंग बना होता है। आप लोगों ने देखा भी पीछे सरकार ने गिराने भी शुरू किए थे, इसके ऊपर भी कोई नया कानून आया? हाँ बिल्कुल, आप जैसे देखते होंगे कि अभी पुलिस के पास में ऐसी कोई बहुत बड़ी पावर नहीं थी कि कोई यदि गैंगस्टर अपनी संपत्ति भी अर्जित किया जा रहा है परंतु पुलिस अरेस्ट करने तक की प्रक्रिया तक ही सीमित रहती थी। अब इसमें भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में धारा 107 में बड़ा अच्छा प्रावधान दिया गया है, जिसमें यह दिया गया है कि आप जितने भी अपराधी हैं, यदि वो क्राइम करके जो यदि प्रॉपर्टी अर्जित करते हैं तो उस प्रॉपर्टी को भी अटैचमेंट की प्रक्रिया के बहुत ही सरल बना दिया गया है। इसमें केवल जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है वो एसपी या जो कमिश्नर ऑफ पुलिस होता है उसकी परमिशन से कोर्ट में एक एप्लीकेशन लगा सकता है और कोर्ट में एप्लीकेशन लगाने के पश्चात 14 दिन के अंदर कोर्ट उसको नोटिस देगा। यदि वहाँ पे यदि वो आके इसके बारे में नहीं बतलाता है तो एक्स पार्टी भी उसकी संपत्ति को अटैचमेंट किया जा सकता है। तो ये बहुत अच्छी एक प्रावधान किया गया है जो कि ये गैंगस्टर है या फिर जो पुराने अपराधी हैं जो पैसे अर्जित भी करते रहते हैं, उनको अटैचमेंट करने की प्रक्रिया हम आगे से स्टार्ट भी करेंगे। और इसी के साथ ही जो ऑर्गेनाइज क्राइम है
उनमें नए सेक्शन भी डाले गए हैं भारतीय न्याय संहिता के अंदर। इसमें ऑर्गेनाइज क्राइम को एक अलग से डिफ़ाइन किया गया। पहले एक संगठित अपराध को कहीं पे डिफ़ाइन नहीं किया गया था, हर अपराध को एक अलग माना जाता था। अब ऐसे अपराध है जो बार बार अपराध कर रहा है, वो अपना गैंग चलाते हैं, तो उस गैंग के हर मेंबर को हम एक नया धारा लगा के उस पूरे गैंग मेंबर को, जो उसको हथियार सप्लाई करता है, उसको घर देता है, मुहैया कराता है, उनके फाइनेंसेस को देखता है, तो पूरे एक नेटवर्क को ख़त्म करने के लिए एक बहुत ही अच्छे प्रावधान जो संगठित अपराध को ख़त्म करने के लिए वो भी इस नए कानूनों में दिए गए। जाहिर तौर पर अपराध पर अंकुश लगेगा, जिसको पता है कि मेरी प्रॉपर्टी जितनी मर्जी बनाऊंगा और एक टाइम से धराशायी हो जाएगी। हाँ बिल्कुल, बहुत सारे अपराधी होते हैं, सालों साल अपनी संपत्ति बनाते हैं। यदि पुलिस को ये क्लियर हो गया कि ये इन्होंने क्राइम से अर्जित की गई है, तो उस संपत्ति को पूरी को हम अटैचमेंट कर सकते हैं और ये बहुत अच्छे परिणाम भी आने को मिलेंगे। और इसमें यह भी है कि कोई बेनामी किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर भी उसने यदि संपत्ति अर्जित कर रखी है, उसको भी अटैच करने की पावर दी गई है। तो ये बहुत बड़े अच्छे प्रावधान है और ऑर्गेनाइज क्राइम पे और बड़े सीरियस क्राइम है उस पर अंकुश लगेगा। अच्छा सर, एक मामला जो सामने आता है बार बार, शादी के नाम पर झांसा देना या रेप कर दिया या नौकरी के नाम पर दिया, 5-7 साल दोनों इकट्ठे रहते हैं और उसके बाद रेप का मामला दर्ज हो जाता है, इस पर भी कुछ आया सर? हाँ बिल्कुल, पहले ये एक बड़ा इशू रहता था जिसमें शादी का झांसा दे के या कोई अपनी पहचान छुपा के किसी से शादी कर लेता है या फिर नौकरी का झांसा दे के। तो इस तरह के केसेस को डील करने के लिए एक नया प्रावधान डाला गया है इसमें, और इन सबको भी एक अपराध बना गया है और धारा 69 जो BNS है उसको डाला गया है। इसमें 10 साल तक की सज़ा है और इससे बहुत बार जो एक होते थे कि गलत आरोप लगा के किसी को झूठा भी फंसा दिया जाता था कि सहमति से संबंध होते थे, बाद में शादी नहीं हुई तो इसके किसी का ऊपर केस करा दिया, तो उन केसेस को डील करने में सहायता मिलेगी। साथ में कुछ लोग होते थे जो कि महिलाओं का उत्पीड़न करने के लिए अपनी पहचान भी छुपा लेते थे या फिर ये नहीं बताते थे कि उनकी शादी हो चुकी है या फिर नौकरी का झांसा देके, तो उन लोगों को डील करने के लिए भी ये बड़ा अच्छा प्रावधान इन एक्ट में किया गया है। सर, कोर्ट के ऊपर भी कुछ आया है कि केस इतने बढ़ते जा रहे हैं, कोई लाइबिलिटी उनके ऊपर भी आया, कोई टाइम बाउंड आया सर उस पर? हाँ बिल्कुल, इसमें काफ़ी टाइम बाउंड है। जो एक सबसे बड़ा इस जो एक्ट है उनका एक नया जो इसमें कहा जा सकता है कि बड़ा सुधार है ये कि लोगों को त्वरित न्याय मिले, समय पे न्याय मिले, क्योंकि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड जैसे हम सुनते आ रहे हैं हमेशा से। तो इसमें बहुत नए नए प्रावधान किए गए हैं। जैसे क्या होता है कि जैसे ही हम पुलिस की चार्जशीट फाइल करते हैं उसमें कोर्ट में अंदर केस जाता है और कोर्ट में केस जाने के पश्चात कोर्ट है चार्ज फ्रेमिंग की प्रक्रिया करता है कि किन किन अपराधों में आपको दोषी करने की प्रक्रिया स्टार्ट कर रहे हैं। तो डिस्चार्ज अब होता क्या था कि इसमें जो बड़े जो शातिर अपराधी होते थे वो इस कोर्ट की प्रक्रिया को डिले करने के लिए अनेक हथकंडे अपनाते थे, जिसकी वजह से सालों साल जो ट्रायल है वो चलती रहती है। तो इस बारे में न्यायालय की तरफ से काफ़ी प्रयास भी हुए, बट इन जो एक्ट जो नया है इसमें इतने अच्छे प्रावधान दिए गए हैं। जैसे एक प्रावधान ये है कि जो डिस्चार्ज की एप्लीकेशन लगा देते थे, वो कहते थे कि जी चार्ज की एप्लीकेशन है, इसके बारे में डिस्चार्ज की एप्लीकेशन लगाओ। उस एप्लीकेशन को अलग से डील होता था, उसमें समय काफ़ी ख़राब हो जाता था, कभी कभी 1 साल से ज़्यादा भी लग जाता था, चार्ज फ्रेमिंग ही नहीं हो पाती थी। जो एक पहली प्रक्रिया होती है कि कम से कम ये तो पता चले कि अपराधी को कि आपके खिलाफ इस धाराओं में अब हम ट्रायल स्टार्ट करने वाले हैं। इस सिंपल प्रक्रिया को करने में ही लोग 2-2, 3-3 साल भी जो शातिर अपराधी थे वो बार बार एप्लीकेशन लगा के निकाल देते थे। तो अब ये प्रावधान किए गए हैं, डिस्चार्ज की एप्लीकेशन वो केवल 60 दिन के अंदर ही लगानी पड़ेगी, ऐसा नहीं कि आप कभी भी किसी भी वक्त आप लगा सकते हो। इसी तरह से बहुत बार कहते थे कि जो हमें डॉक्यूमेंट नहीं दिए गए हैं, तो डॉक्यूमेंट जो देने की है वो 14 दिन के अंदर जैसे ही होगा, 14 दिन के अंदर आपको डॉक्यूमेंट्स भी आपको देने पड़ेंगे। उसी तरह चार्ज फ्रेमिंग के लिए ये कह दिया गया कि आप बार बार तारीख पे तारीख नहीं ले सकते। इसमें कह दिया गया कि आप 2 बार एडजमेंट ले सकते हो। बहुत बार वकील होते थे, आज वकील छुट्टी पे चला गया, आज अपराधी है जेल से नहीं आ पाया, आज अपराधी की तबीयत ख़राब है इसलिए नहीं आ पाया। इस तरह से बहाने कर करके अगली डेट 6 महीने, 7 महीने, 8 महीने ऐसे लेते रहते थे। तो अब ये एक प्रावधान कर दिया है कि चार्ज फ्रेमिंग में पहली जो सुनवाई हो गई उसके 60 दिन के अंदर अंदर आपको चार्ज फ्रेमिंग करनी पड़ेगी। तो इससे क्या है कि एक न्याय की जो प्रक्रिया है बड़ी समयबद्ध हो जाएगी। सीरियसली इसके साथ में VC से गवाही का प्रावधान कर दिए हैं। तो बहुत बार होता था कि एक्सपर्ट है उसका ट्रांसफ़र हो गया है, वो कहीं अन्य जगह चला गया है, तो उसकी गवाही करवाने में ही बहुत समय लग जाता था। तो आप VC से गवाही करवा सकते हैं, तो वो भी बड़ा अच्छी बात है। इसी के साथ में सबकी गवाही कंप्लीट हो गई, उसके बाद में जजमेंट देने में भी बहुत समय लग जाता था। कभी कभी
कोर्ट है, गवाही पूरी होगी, उसके बाद में 1-1 डेढ़ साल तक जजमेंट भी नहीं आ रहे हैं। तो अब इसमें भी ये समयबद्ध कर दिया कि 45 दिन जैसे कि सुनवाई हुई, 45 दिन के अंदर अंदर आपको इसका जजमेंट देना पड़ेगा। और जजमेंट देने के पश्चात 7 दिन के अंदर वो जजमेंट है उसकी कॉपी या तो ऑनलाइन या फिर फ्री ऑफ कॉस्ट है, वो जो भी है, जो विक्टिम है या फिर जो भी प्रोसिक्यूशन है, उन सबको 7 दिन के अंदर देनी पड़ेगी। इससे ये तारीख से तारीख चल के वो सालों साल जो ट्रायल चलती रहती थी, इससे मुझे लगता है कि जो आम नागरिकों को बहुत ही फ़ायदे मिलेंगे और उनके लिए बड़ा ही लाभदायक रहेगा। लास्ट क्वेश्चन करना चाहूँगा, ट्रायल की बात चल रही है, कोई अपराधी अपराध करके विदेश चला जाता है, उसको लाने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, इस कानून में वो भी प्रावधान किया गया है कुछ? हाँ बिल्कुल, ये आपने बड़ा प्रासंगिक सवाल पूछा है। इसमें बहुत बार क्या होता है, जैसे आप भी देख रहे हैं आजकल बड़े एक ट्रेंड चला हुआ है कि काफ़ी जो गैंगस्टर हैं वो बाहर बैठ के, विदेशों में बैठ के यहाँ पे अपराध करते रहते हैं या फिर कुछ अपराध करके विदेश भाग जाते हैं, और उनको लाने की प्रक्रिया बड़ी जटिल हो जाती है, क्योंकि एक्स्ट्राडिशन की प्रक्रिया को या डिपोर्टेशन की प्रक्रिया को वहाँ के कोर्ट में, जिस देश में वो अपराधी बैठा है, उस वहाँ के कोर्ट में हमें एक एप्लीकेशन लगा के उन प्रक्रिया को स्टार्ट करना पड़ता है। परंतु वहाँ के कोर्ट हमसे ये मांगते हैं कि जी इसकी ट्रायल तो हुई नहीं, इसने तो केवल, आपने पास तो केवल FIR है, यह न अरेस्ट हुआ, न इसके खिलाफ आपने ट्रायल की, और आप हमसे कहते हो कि इनको वापस इंडिया भेज दो, एक्स्ट्राडिशन कर दो। तो ये प्रक्रिया बड़ी जटिल हो जाती थी और इसमें समय ज़्यादा लग जाता था। तो अब इस प्रक्रिया में भी है कि इन एब्सेंशियल ट्रायल, इन अ सेंस कोई यदि भगोड़ा हो जाता है, जिसको हम प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर बना देते हैं, उस आदमी का जो ये अधिकार होता है कि उनकी उपस्थिति में अंदर ही सारी सुनवाई होनी चाहिए। ये एक हमारे जस्टिस सिस्टम का एक नियम है कि जो अपराधी है उसकी उपस्थिति के अंदर ही ट्रायल होनी आवश्यक है। तो यदि कोई PO बन जाता है और विदेश भाग जाता है, बाहर बैठा हुआ है, तो उसकी प्रक्रिया को भी ठीक करने के लिए अब उनकी वो अनुपस्थिति के अंदर भी ट्रायल हो सकती है। यदि वो नहीं आता है तो उसकी अनुपस्थिति में ट्रायल हो जाएगी, उसको सज़ा भी हो जाएगी। यदि कोई 302 का मुलजिम है, वो यहाँ हत्या करके भागा हुआ विदेश में, यदि उसको उम्र कैद की सज़ा हो गई, तो वो एक मान्य डॉक्यूमेंट हो गया, कोर्ट की तरफ से एक आदेश हो गया कि इसको मर्डर में, इसका मर्डर का इसका अपराधी है। फिर ये जो प्रक्रिया है काफ़ी सरल हो जाएगी, क्योंकि जो बाहर के देश हैं वो भी इस बात प्रक्रिया को मानेंगे, क्योंकि अदालत की तरफ से उसको दोषी करार दिया गया है। तो वो सज़ा होगी तो सज़ा फिर वहीं भुगतेगा, क्या इंडिया में लेके आएंगे उसको? नहीं, सज़ा तो इंडिया में ही भुगतेगा, परंतु वो जो उसको वापस लाने की जो प्रक्रिया है बड़ी आसानी से फिर बाद में एग्जीक्यूट हो जाएगी। इसी तरह फॉरेंसिक साइंस के भी ये किए गए हैं कि 7 साल से सज़ा के जितने भी अपराध हैं जिनसे ऊपर के, तो बहुत बार ये होता था कि पुलिस की तरफ से भी कुछ कमियां रह जाती थी इन्वेस्टिगेशन में। मान लो मर्डर का केस है, उसमें अच्छी तरह से यदि फॉरेंसिक साइंस का एक्सपर्ट वहाँ पे जाता है तो वो बहुत सारे अच्छे जो सुराग है, जो एविडेंसेस है, वो ला सकता है। तो बहुत बार ये होता था कि वो अच्छे एविडेंस नहीं मिल पाते थे। तो अब 7 साल से सज़ा से जितने भी अपराध हैं उनके अंदर फॉरेंसिक साइंस एक्सपर्ट की विजिट भी मैंडेटरी कर दी है। इससे भी लोगों को एक जो न्याय है उनको मिलने में बड़ी आसानी होगी। अच्छा जी, आपका डिपार्टमेंट तैयार है जी पूरा, आपने सब कुछ बता दिया जी? हाँ देखिए, हमारी 2 या 3 लेवल की इनकी ट्रेनिंग हो चुकी है, और परंतु जैसे आपने कहा कि ये सब कुछ नए प्रावधान है और हम सबको ही इनको सीखने की आवश्यकता है, और धीरे धीरे डिपार्टमेंट सीख रहा है, और हम पूरे डिपार्टमेंट की तैयारी करवाने में लगे हुए हैं, और हम सीखेंगे, और 1 जुलाई के बाद में आपको एक नए रूप के अंदर, नए जोश के साथ एक पुलिस दिखाई देगी। यदि अंग्रेज़ों के ज़माने के जो कानून थे उसमें कुछ अमेंडमेंट जो होने जा रहा है, और 1 जुलाई से ये कानून जो है बदले बदले भी देखेंगे और आसानी होगी आपको भी समझने भी, इसलिए मैंने सर का इंटरव्यू किया ताकि आप मोटा मोटा समझ सकें कि क्या प्रावधान है और क्या कानूनों में संशोधन होने जा रहा है और कैसे जो है पुलिस अब ज़्यादा एक्टिव होगी। आप जुड़े रहे वॉइस ऑफ पानीपत के साथ। नमस्कार।